स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ ऋचा। देखिए आज हम मेडिवल हिस्ट्री में जो देखेंगे वो 14वीं-15वीं शताब्दी के प्रांतीय राज्य जो कि कहाँ थे, विजयनगर साम्राज्य में थे। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें हम कुछ जो दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्य थे उनकी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि तुगलक वंश के काल में ही क्या है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जब काल था तुगलक वंश में, उसी समय क्या होता है साम्राज्य की जो स्थिति होती है वो क्या हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। यानी दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। दिल्ली सल्तनत में ही तुगलक वंश आता है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अगर आपने ये नहीं वीडियो देखा है तो मेरे पुराने वीडियोस में ऑलरेडी मैंने मेडिवल हिस्ट्री से अपने चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर नहीं मिलेंगे तो मैं प्लेलिस्ट क्या कर दूंगी, इसकी ऐड कर दूंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि तुगलक वंश में क्या हो जाती है, स्थिति जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है। और इसी कमज़ोरी का लाभ उठाकर दक्षिण भारत में क्या हो जाते हैं, कुछ राज्य जो थे वो स्वतंत्र होने लगते हैं। मतलब दक्षिण भारत में संगम के दो पुत्रों यानी हरिहर व बुक्का ने क्या है, तुंगभद्रा के नदी पर क्या है, मतलब देखिए जैसे जैसे स्थिति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। तो संगम, देखिए दो नदियों का जहाँ मिलन होता है वहाँ क्या है, संगम, वहाँ की क्या होता है, संगम बनता है। तो संगम के दो पुत्रों हरिहर व बुक्का, ये दोनों क्या थे, ब्रदर थे। इन्होंने क्या है, तुंगभद्रा नदी, एक रिवर का नाम है, के दक्षिणी तट पर अनेगेंडू के पास विजयनगर की क्या की, स्थापना की। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए विजयनगर की स्थापना के बारे में तो हरिहर व बुक्का दो ब्रदर्स थे, इन्होंने की थी। उसके बाद इन्होंने अनेक कार्य में ब्राह्मण व विद्वान माधव विद्याधरण तथा उनके भाई सायण वेदों के भाष्यकार ने विशेष रूप में मदद की। यानी इन्होंने क्या है, विजयनगर की स्थापना में और भी जो कार्य हुए तो ब्राह्मण व विद्वान जो थे जैसे माधव विद्याशरण और उनके भाई सायण जो थे वो वेदों के अच्छे खासे जानकार थे। इन्होंने क्या थी, काफ़ी ज़्यादा इनकी मदद की। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने क्या किया था, लगातार शासन किया था। तो विजयनगर अगर उसमें बात करें तो संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है और आरवीडू वंश है। संगम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1336 से 1485 तक है। सालू वंश का 1485 से 155 तक है। तुलु वंश का 155 से 70 तक है और आरवीडू वंश का 1570 से 1650 तक है। तो ये हम एक एक करके सारे वंश देखेंगे, फिर विजयनगर की प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सारी स्थितियाँ देखेंगे कि आखिर कितना क्या योगदान था। तो चलिए जो पहला वंश है हमारा वो है संगम वंश, उसे हम देखते हैं। तो इसमें अगर इसका देखिए टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1336 से 1485 तक इसका टाइम पीरियड है। तो पहले जो इनका वो होते हैं, पहले एक मैप के थ्रू इसे हम देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, तुंगभद्रा नदी का क्या था, क्षेत्र था। ये जो है ये तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र है। यहीं पर क्या है, विजयनगर की क्या है, स्थापना की गई थी। और यहीं क्या है, बहमनी और कृष्णा रिवर भी क्या है, बहती थी। तो देखिए अगर हम उसकी बात करें, हरिहर फर्स्ट की बात करें, तो अगर इसकी प्रशासनिक उपलब्धि को हम देखें तो इसने क्या है, अनेगुंडी को क्या है, अपनी राजधानी बनाया था। यानी जब ये संगम वंश की क्या करता है, स्थापना करता है, तो ये क्या है, संगम वंश में जो इसकी राजधानी थी ये कहाँ बनाता है, अपनी राजधानी अनेगुंडी में क्या है, अपनी राजधानी बनाता है। और 7 वर्षों के बाद, यानी जब इसका जो टाइम पीरियड था 1336 में इसके राज्य की स्थापना होती है, तो 1336 के 7 साल बाद ये क्या करता है, इसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण हम्पी में कर दिया, जिसे आज विजयनगर कहा जाता है। तो ये हम्पी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इसकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में देखें, देखिए इन्हें हम क्या है, ये जो
पीरियड्स हैं ये क्या है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डिटेल में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे मैं आपको यूपीएससी के लेवल के हिसाब से पढ़ा देती हूँ। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या ग्रेजुएशन का आप वो कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे ग्रेजुएशन में और मेरे वीडियो देखता है, तो अगर किसी टॉपिक पर भी उनको सेपरेट लेक्चर चाहिए अपने ग्रेजुएशन के टॉपिक के हिसाब से या किसी उसके हिसाब से, तो वो भी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई 12th का स्टूडेंट है वो भी मुझे कमेंट कर सकता है। तो अगर जितना जल्दी कोशिश हो पाएगी उतना जल्दी मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो देखिए, इसकी अगर राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो इसने क्या है, हरिहर फर्स्ट ने होयसल राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या था, मिला लिया था। ये क्या थी, इसकी एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद इसने कदम्ब और मदुरा पर भी क्या है, विजय प्राप्त की थी। तो हरिहर फर्स्ट ने क्या है, होयसल राज्य को जीता था और कदम्ब और मदुरा पर भी क्या है, अपनी विजय क्या है, इसने स्थापित की थी। उसके बाद इसी काल में बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या है, रायचूर के दबाव पर क्या है, आक्रमण किया। मतलब क्या होता है कि देखिए, इसी काल में यानी संगम वंश में बहमनी साम्राज्य जिसके पैरेलल में चल रहा था, तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो वो क्या करते हैं, रायचूर के दबाव से क्या करते हैं, संगम वंश पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और फलस्वरूप विजयनगर व बहमनी साम्राज्य में क्या होता है, संघर्ष होता है। किसमें, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में। तो उसके बाद क्या होता है, संघर्ष स्थापित हो जाता है। तो युद्ध की स्थिति तो नहीं पनपती है, लेकिन संघर्ष दोनों में क्या है, एक तरीके से व्याप्त हो जाता है, दोनों में आपसी मन मुटाव हो जाता है। उसके बाद अभी हमने किसकी बात की, हरिहर फर्स्ट की बात की। अब हम किसकी बात करते हैं, बुक्का की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद जो था वो किसका, हरिहर और बुक्का दो ब्रदर्स थे, इन्होंने क्या स्थापना की थी। तो हरिहर की हमने बात कर ली, अब हमें बुक्का की बात करनी है। तो अगर बुक्का की अगर हम बात करें तो इसकी राजनीतिक उपलब्धियों में देखें तो इसने क्या है, मदुरा को पराजित कर विजयनगर साम्राज्य में क्या है, मिला लिया था। यानी मदुरा एक क्षेत्र था, क्या, मदुरा एक क्षेत्र था, उसे क्या करता है, मदुरा क्षेत्र को किस में मिला लेता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और विजयनगर व बहमनी के शासकों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। उस संघर्ष में क्या होता है, जो बुक्का प्रथम होता है वो क्या होता है, विजयी रहा। और उसी अब दोनों राज्यों की सीमा जो थी वो क्या हो जाती है, कृष्णा नदी हो जाती है। यानी देखिए, विजयनगर और बहमनी के जो शासक होते हैं उन दोनों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है, यानी युद्ध होता है। जो उसके टाइम में हरिहर फर्स्ट के टाइम पे जो संघर्ष चालू हो गया, तो उसे क्या है, बुक्का क्या होता है, जीत लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जब बुक्का फर्स्ट जो होता है वो जीत लेता है, तो दोनों राज्य यानी बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य की जो सीमा होती है, जैसे ये कोई दो राज्य हैं, इनके बीच की जो मेन बिंदु होगा, जो सीमा होगी इनकी, वो क्या हो जाती है, कृष्णा नदी हो जाती है। उसके बाद बुक्का फर्स्ट के काल में क्या होता है, 1374 ईस्वी में दूत मंडल चीन गया था। तो ये क्या थी, इसकी कुछ खास उपलब्धि थी। उसके बाद इसकी अगर सांस्कृतिक उपलब्धि की हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, इसने क्या है, सभी धर्मावलंबियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। यानी ये क्या था, एक सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों को क्या करता था, मानता था, इज्जत देता था। उसके बाद इसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का क्या किया, दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की क्या की, उपाधि धारण की। यानी इसने ये कहा कि हम क्या है, हिंदू धर्म की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और इसने क्या है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की क्या की, उपाधि। उसके बाद जो अब हम बात करते हैं हरिहर सेकंड की, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1377 से 1404 तक था। हरिहर सेकंड ने क्या है, महाराजा धीराज की क्या की थी, उपाधि धारण की। इसकी राजनीतिक उपलब्धियों की अगर बात करें तो इसने मैसूर, त्रिचनापल्ली, कनाक्ष व कांची के क्षेत्र को क्या किया था, विजित किया था, यानी जीता था। उसके बाद इसने गोवा के शासक को भी क्या किया था, पराजित किया था। और बहमनी शासक को भी क्या किया था, पराजित किया था। तथा श्रीलंका के शासक को कर देने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था। तो ये क्या थी, इसकी कुछ उपलब्धियां थी। तो उसके बाद क्या है, अगर इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें
तो इसने भी क्या है धार्मिक सहिष्णुता की नीति को यानी सभी धर्मों को मानने वाला की नीति को क्या किया, पालन किया। उसके बाद शिव के विरूपाक्ष रूप का क्या था, वो उपासक था, यानी जो शिव का विरूपाक्ष रूप है उसकी ये क्या करता था, आराधना करता था। उसके बाद अगर बुक्का सेकंड की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1404 से 1406 तक था। इनके कुछ खास उपलब्धियां या कुछ खास चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। उसके बाद देवराय जो फर्स्ट है इसका जो टाइम पीरियड है 1406 से 1422 तक है। तो इन्होंने क्या है, अगर इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने क्या है, शासक बनने के बाद बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के क्या है आक्रमण के अतिरिक्त आंतरिक विद्रोह का भी क्या है सामना करना पड़ा, जिसमें शासक विजय, मतलब क्या होता है, देखिए जो बहमनी सुल्तान होता है जब वो आक्रमण करता है तो कुछ क्या है विजयनगर साम्राज्य में भी क्या है आंतरिक विद्रोह, यानी विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही क्या हो गए थे, विद्रोह हो गए थे, जिनसे जो शासक है वो बहमनी सुल्तान से तो निपटता ही है लेकिन उसके साथ साथ वो अपने आंतरिक विद्रोह को क्या है दमन करने में यानी कुचलने में क्या रहता है, कामयाब रहता है। और लास्ट में जो शासक होता है वो क्या होता है, विजयी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इटली यावरी निकोली कोष्ठी क्या है भारत आया था, यानी विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसके बाद अगर प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो इसने क्या है घुड़सवार सेना को क्या है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया था तथा इन्होंने क्या है तुर्की धनुर्धरों में कौन थे, मुस्लिम्स थे, को क्या है इसने अपनी सेना में क्या किया था, शामिल किया था। यानी घुड़सवार सेना भी इसने अच्छी खासी तैयार की थी और तुर्की धनुर्धर मतलब कि जो धनुष चलाने वाले उनको भी क्या किया था, अपनी सेना में शामिल किया था। और तुर्की धनुर्धरों में कौन थे, मुस्लिम्स थे। उसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें अगर तो इसने तुंगभद्रा नदी पर क्या है एक बांध का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जिससे वहाँ क्या है नहरों का निर्माण कार्य क्या हो गया, संभव हो गया, क्योंकि एक बांध बन गया तो पानी क्या किया जा सकता था, स्टोर किया जा सकता। मतलब मान लीजिए कोई नदियाँ हैं, ये इधर से ये सारे तरफ से क्या है, चारों तरफ से ये कोई नदियाँ हैं, चारों तरफ से कोई नदियां हैं, तो अब इनका जो पानी है सभी जगह एक जगह इकट्ठा होगा, तो एक जगह इकट्ठा हो सके तो इसके लिए इसने क्या है बांध बनवाया और उसी के कारण क्या है जो नहरों का निर्माण है वो भी क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। और इसी कारण देखिए अगर नहर होगा, पानी अच्छा होगा और मौसम भी क्या होगा, अनुकूल होगा, तो कृषि में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद देवराज सेकंड की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है 1422 से 46 तक था और इसने क्या है, इसे क्या है संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। यानी जो देवराज सेकंड है उसे क्या है संगम वंश का सबसे महान, अभी तक जितने भी शासक हुए सभी में क्या है महान शासक माना जाता है। अगर इसकी देवराज सेकंड की हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो इसने क्या है दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ क्या है संबंध, आंध्र प्रदेश में कोड विदु जाति का क्या किया, दमन कर कृष्णा नदी तक क्या है विजयनगर की पूर्वी सीमा का क्या किया, विस्तार किया। मतलब इसने क्या किया, दक्षिण भारतीय राज्य जो थे उनके साथ क्या है संबंध इसने आंध्र प्रदेश ने क्या है कोड विदु जाति का क्या किया, दमन किया और कृष्णा नदी तक क्या है विजयनगर की पूर्वी सीमा का क्या किया, विस्तार किया। यानी इसने कृष्णा नदी तक डायरेक्टली विजयनगर का क्या कर लिया, वो कर लिया, विस्तार कर लिया। उसके बाद केरल के अधिकांश क्षेत्र को क्या है विजयनगर में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। उसके बाद उड़ीसा के साथ भी इसने क्या है, इसने उड़ीसा के शासक के साथ अगर संबंध देखिए तो इसने उड़ीसा के शासक को क्या किया था, पराजित किया था। और इसी के काल में फारस यात्री अरबुर जक्काब क्या है भारत आया था और इसने विजयनगर व देवराय की उपलब्धियों के बारे में लिखा है। यानी अगर देवराय सेकंड के बारे में अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो हमें क्या है उससे भी कवि से भी क्या है ये बातें पता चलती हैं, यानी या यात्री कह लीजिए। उसके बाद प्रशासनिक स्थिति की अगर बात करें तो इसने क्या है बहमनी शासक से क्या किया, मुकाबला करने के लिए अपनी सेना में क्या है बड़ी
क्षेत्र पर क्या है मुस्लिमों को भर्ती किया। यानी क्या है प्रशासनिक स्थिति में अगर बात करें तो ये क्या है बहमनी शासक से क्या करना चाहता था, मुकाबला करना चाहता था। इसीलिए क्या है इसने अपनी सेना में क्या है काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसने क्या है मुस्लिमों को भी क्या किया, भर्ती किया। उसके बाद अगर सांस्कृतिक उपलब्धि की हम बात करें तो ये क्या था, विद्वानों का आश्रयदाता था और तेलुगु कवि श्रीनाथ क्या है इसके दरबार में कुछ समय तक क्या है निवास किया था। यानी सांस्कृतिक स्थिति में देखिए जो विद्वानों को भी क्या है ये आश्रय देता था अपने उसमें, और जो तेलुगु कवि थे श्रीनाथ उनको क्या है इसने अपने दरबार में कुछ समय के लिए क्या है निवास दिया था। और इसने भी क्या है श्रीलंका के शासक से क्या है कर लिया था, यानी उसे क्या है श्रीलंका के शासक को एक तरीके से क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था कर देने पर। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक हैं वो कौन है, मल्लिकार्जुन हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1446 से 65 तक है। इनके समय में क्या है संगम काल का धीरे धीरे क्या है पतन क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। यानी ये जो शासक थे देवराज जो सेकंड है उन्हें उसका संगम वंश का सबसे स्ट्रॉन्ग शासक माना जाता है। लेकिन जो मल्लिकार्जुन है यानी देवराज सेकंड के बाद जो मल्लिकार्जुन आते हैं तो इन्हीं के काल से धीरे धीरे संगम वंश का क्या है पतन जो था वो क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। यानी देखिए कोई राज्य है उसे क्या है उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग शासक आते हैं, अगर उसके बाद कोई कमजोर शासक आ जाता है तो धीरे धीरे जो आसपास के जो राजा होते हैं वो शासक की कमजोर स्थिति को देखकर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। उसी से कहा जाने लगता है कि जो साम्राज्य है उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। तो देखिए इनका जो उपनाम है वो क्या था, प्रौढ़देव राय था। और इन्हीं के काल में उड़ीसा शासक कपिलेश्वर ने आक्रमण कर, यानी क्या होता है कि इनका जो उपनाम होता है वो क्या होता है, प्रौढ़देव राय होता है। और इन्हीं का जब काल था यानी संगम वंश में जब मल्लिकार्जुन शासन कर रहे थे तो जो उड़ीसा के शासक थे कपिलेश्वर ये क्या करते हैं, आक्रमण कर कोड विदु व उदयगिरी के 2 किलो को क्या करते हैं, जीत लेते हैं। यानी जो कपिलेश्वर होते हैं वो कोंडविधि और उदयगिरी के 2 किलो को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। और ये अपनी सेना को लेकर कहाँ, रामेश्वरम तक पहुँच गए थे। यानी ये इससे हमें इनकी स्थिति का, जो मल्लिकार्जुन थे इनकी स्थिति का हमें पता चलता है कि सच में ये क्या थे, काफ़ी कमज़ोर शासक थे। तभी किसी दूसरे शासक ने इनके साम्राज्य पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और उड़ीसा के शासक से पराजित होने के कारण क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। यानी जब ये उड़ीसा के शासक से पराजित हो गए थे तो इनकी क्या हो गई, बाद में मृत्यु हो गई। और इसी के काल में क्या है, चीनी यात्री माहू आन क्या है भारत में आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो विरूपाक्ष सेकंड है। इनका जो टाइम पीरियड है 1465 से 85 तक है। तो ये क्या थे, संगम वंश का क्या थे, अंतिम शासक था। यानी जो विरूपाक्ष सेकंड था वो क्या था, संगम वंश का अंतिम शासक था। और शासक भोग विलास में क्या है, लिप्त रहता था। भोग विलास में लिप्त रहता था यानी विलासिता पूर्ण शासक था। विलासिता चीज़ों में क्या है, इसकी जो वो एक्टिविटीज़ थी वो क्या ज़्यादा रहती थी। इसलिए इसके काल में आंतरिक विघटन व बाह्य आक्रमण तीव्र हो गए। यानी आंतरिक विघटन मतलब कि जो इसके राज्य में जो छोटे छोटे और स्वतंत्र राज्य थे वो क्या होने लगे, वो विद्रोह करने लगे, स्वतंत्र होने लगे। और बाह्य आक्रमण भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो गए। इससे जो थे शासक की कमजोरी का लाभ उठाकर बहमनी शासक, यानी देखिए अभी हमें इस स्थिति का पता चल रहा है कि क्या है, वो जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग शासक थे उनके समय काल में भी जो बहमनी शासक था वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा आक्रमण कर रहा था। तो जब इसने क्या है विरूपाक्ष की स्थिति को देखा कि ये क्या है, काफ़ी कमज़ोर शासक है, तो उसने बहमनी शासक ने क्या है वेल्लोर व कांची तक क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण से रक्षा क्या है विजयनगर साम्राज्य के गवर्नर सालूनर सिंह से क्या है, सालूनर सिंह ने क्या है करने का क्या किया, प्रयास किया। यानी जो गवर्नर थे सालूनर सिंह, उन्होंने क्या है करने का प्रयास किया। किंतु समाज में जो अर्थव्यवस्था थी या जो अव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था नहीं, जो अव्यवस्था यानी समाज में क्या होने लगी थी, गड़बड़ी फैलने लगी थी, उत्पन्न हो गई थी। उसके विरुद्ध में क्या है विरूपाक्ष सेकंड के पुत्र ने
अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। और गड़बड़ी का लाभ उठाकर सालू नरसिंह जो सेना नायक था, नरसा नायक को क्या है, साम्राज्य पर अधिकार स्थापित कर लिया। यानी देखिए जो सालू नरसिंह था वो क्या था, एक सेना नायक था और उसने नरसा नायक ने क्या किया, साम्राज्य पर अधिकार स्थापित कर लिया और सालू नरसिंह को क्या है, गद्दी पर बैठने का क्या दिया, आमंत्रण दिया। यानी उसने नरसा नायक ने क्या किया था, साम्राज्य पर स्थापित किया था और जो सालू नरसिंह सेना नायक था उसे क्या है, आमंत्रण दिया क्या बनने का, शासक बनने का। और इसी को क्या है, इसी घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सालू वंश, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी ये जो हमारा संगम वंश है इसका क्या है, ये काफ़ी लंबा था तो इसका क्या है, हम सेपरेट लेक्चर बना देते हैं और जो छोटे वो होंगे तो उनका क्या है, हम फिर एक साथ 2-3 वंश क्या है कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।